नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अपर्णा मौजम। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त हो गया खबर असरदार का। शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल को लेकर बैठक है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ बैठक, गृह मंत्रालय में बैठक चल रही है गृह सचिव के साथ। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट का बड़ा बयान इस बैठक से पहले आया है कि हमने हड़ताल नहीं बुलाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ गृह मंत्रालय में गृह सचिव ये बैठक कर रहे हैं और बैठक से पहले ट्रांसपोर्ट का ये बड़ा बयान है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट का ये बड़ा बयान कि हमने हड़ताल नहीं बुलाई है। तो AIMT का ये बड़ा बयान कि हमने हड़ताल का आह्वान नहीं किया है। बैठक से पहले ये बड़ा बयान आया है। हड़ताल पर गृह सचिव के साथ ये बैठक जारी है। गृह मंत्रालय में ये बैठक की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ गृह मंत्रालय में गृह सचिव के साथ ये बैठक जारी है और बैठक से पहले AIMT का ये बड़ा बयान कि हमने हड़ताल को लेकर आह्वान नहीं किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जगह जगह मध्य प्रदेश में इस हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। ट्रकों के पहिए रुके हुए हैं। इसकी वजह से जो सप्लाई है उस पर असर पड़ रहा है। दूध, सामान, जो खाने का सामान है, फल है, सब्जियां हैं, उन पर असर पड़ रहा है। शंकर आनंद दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, क्या अपडेट है बैठक को लेकर? देखिए, बैठक जो है तकरीबन 7:30 बजे प्रारंभ हुई थी और इस वक्त में बैठक अभी भी केंद्रीय गृह मंत्रालय में बैठक चल रही है और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़े हुए तमाम जो अधिकारी आए हुए हैं उनको भी सुना जा रहा है। उनके तमाम जो मसले हैं, तमाम जो उनकी शिकायतें हैं, उन तमाम उस पर काफी गंभीरता से सुना जा रहा है। उसके बाद इस मामले पर केंद्रीय गृह सचिव की जो प्रतिक्रिया है वो भी दी जा रही है। तो किस तरह से इस मामले की जो पर आगे समाधान निकालना है, इन तमाम मसलों पर जो जिस तरह से एक स्थिति बनी हुई है, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि विस्तार से चर्चा की जा रही है और तकरीबन और आधा घंटा तक ये बैठक चलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा जिस तरह से तमाम जो मुद्दे रखे जा रहे हैं, तो उन मुद्दों पर क्या समाधान हो सकता है और समाधान होने के साथ साथ किस तरह से एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, तो इस मामले पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। तो केंद्रीय गृह सचिव जो हैं अजय भल्ला, उनके द्वारा इन तमाम मसलों का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है और जो जो मसले हैं उनकी एक जो फहरिस्त उन लोग लिख कर के लाए हैं, जो प्रतिनिधि आए हैं वो अपने तमाम मसलों की फहरिस्त लेके आए हैं। तो उन तमाम मुद्दों पर एक एक पॉइंट पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। जी शंकर, बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी करीब आधा घंटा और ये बैठक जारी रह सकती है। बैठक में सभी को सुना जा रहा है और एक लिस्ट तैयार की जा रही है। जो भी कंसर्न्स हैं एसोसिएशंस के, उनको लेकर शंकर इस बात की जानकारी दे रहे थे। तो मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों को लेकर ड्राइवर एसोसिएशन की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल का काफी असर दिखा, लोग परेशान रहे। तो वहीं कई जगहों पर ड्राइवरों ने भी उत्पात मचाया। MP में ड्राइवर्स की हड़ताल के दूसरे दिन भी ट्रक और बसेस के पहियों पर ब्रेक लगा दिखा। हिट एंड रन कानून को लेकर ड्राइवर्स हड़ताल पर हैं। तस्वीरें भोपाल की हैं। हाईवे पर 2 दिन से बड़ी संख्या में ट्रक्स खड़े हैं। पश्चिम बंगाल, राजस्थान और महाराष्ट्र जाने वाले ट्रक्स के पहिए थमे हैं। जो कानून आया है उसके हिसाब से अगर 7 लाख का जो जुर्माना है, तो 8-10 हजार कमाने वाला ड्राइवर 7 लाख का जुर्माना कैसे देगा? और करवास होता है 10 बरस का, तो जो कमा के परिवार चलाता है, अगर उसका 10 बरस का करवास हो जाएगा तो उसका परिवार का क्या होगा? सरकार को तो ये ऐसा कानून लाना चाहिए था कि मान लीजिए कि ड्राइवर को कोई एक्सीडेंट में विकलांग हो गया, डेथ हो गया, उसका परिवार को कुछ मिलना चाहिए था। उनका तो मान लीजिए कि ड्राइवर की तरफ सहानुभूति होना चाहिए था। ये तो ड्राइवर पर लदा हुआ बेवजह कानून है। कुछ जगहों पर ड्राइवर्स के प्रदर्शन के दौरान हंगामा हुआ। जबलपुर की तस्वीर देखिए। ट्रक चालकों ने पहले आरक्षक से मारपीट की, वहीं बीच बचाव करने के लिए पहुंचे SI से मारपीट की। मारपीट की ये घटना मझौली में हुई। सिंगरौली के महाजन मोड़ पर ड्राइवर्स की दादागिरी दिखी। तस्वीरें देखिए। इन लोगों ने जबरन ऑटो को रुकवाया। इस दौरान काफी विवाद भी हुआ, लेकिन पुलिस बदमाशी पर उतरे ड्राइवर्स को रोकते नहीं दिखी।
ड्राइवर्स की मनमानी बुरहानपुर में भी देखने को मिली। महाराष्ट्र से आ रहे ऑटो चालकों के साथ हड़ताली लोगों ने बदसलूकी की। ऑटो चालकों को न केवल जूते चप्पलों की माला पहनाई गई, बल्कि टायर भी पंक्चर किए गए। ग्वालियर में 1000 से ज्यादा यात्री बस खड़ी हैं। बस स्टैंड सूने पड़े हैं और आसपास की दुकानदारों का बिजनेस भी ठप पड़ा है। दूसरी तरफ पेट्रोल पंप्स पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। बात उज्जैन की करें तो नए साल पर बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे लोग हड़ताल की वजह से परेशान हैं। रेलवे स्टेशन पर भीड़ है। नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर ड्राइवर्स नाराज हैं, लेकिन हड़ताल कर रहे लोगों की परेशानी को भी समझना होगा। साथ ही उपद्रव किसी भी सूरत में ठीक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक्शन में हैं। अलग अलग विभागों की बैठक सीएम ने ली और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रोड मैप तैयार करने को कहा। सीएम की बैठक और रोड मैप पर सियासत हो रही है। कांग्रेस 2014 का हवाला देकर सवाल कर रही है, तो बीजेपी का कहना है कि संकल्प पत्र ही हमारा रोड मैप है। यादव ने पीएचई औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की बैठक ली। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कार्य योजना के साथ काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम ने विभागों के मंत्रियों के कामकाज और लोकसभा चुनाव को लेकर 100 दिन के रोड मैप को तैयार करने के निर्देश दिए। इसे लेकर अब सियासत हो रही है। कांग्रेस ने 2014 में बनाए गए 100 दिन के रोड मैप को लेकर सवाल पूछे। 100 दिन का रोड मैप तो पहले भी बनाया था 2014 में कि 100 दिन में महंगाई खत्म कर देंगे। महंगाई खत्म हो गई क्या? 100 दिन का रोड मैप रोजगार के लिए भी बना था। क्या 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरियां मिल गई क्या? 100 दिन का रोड मैप जो है केवल एक जुमला उछाल के और जनता को जो है जनता की भावनाओं से खेलने का काम बंद होना चाहिए। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि एमपी के विकास के लिए बीजेपी का रोड मैप पहले से ही तैयार है। बीजेपी ने संकल्प पत्र को रोड मैप करार दिया। नहीं, देखिए, रोड मैप तो हम सबके सामने संकल्प पत्र के रूप में है। अब उसको क्रियान्वयन के लिए उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटना ही एक बेहतर व्यवस्था है। निश्चित ही आने वाले चुनाव आने वाले हैं, आचार संहिता लगेगी, तो उससे पहले का एक रोड मैप होना चाहिए कि ताकि जो प्रमुख बिंदु हैं उन संकल्प पत्र के जमीन पर उतारे जा सके। सरकार ने पहले दिन से ही उसमें जुटकर पहले दिन से ही संकल्प पत्र लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी और यह आने वाले समय में निरंतर चालू रहेगी। अलग विभागों की सीएम बैठक ले रहे हैं। यही नहीं, संभागों की बैठक हो रही है। जाहिर है सरकार अपने कामकाज के जरिए जनता के बीच संदेश देने की कोशिश कर रही है, जो कांग्रेस को सियासी तौर पर रास नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी में विधानसभा में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी हर बूथ मोदी बूथ के नारे के तहत नमो मित्र और नमो वॉरियर्स तैयार कर रही है। उधर बीजेपी की तैयारियों पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। एमपी में बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में लक्ष्य को हासिल कर लिया है। प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हर बूथ मोदी बूथ के नारे के तहत बीजेपी ने काम करना शुरू कर दिया है। मसलन बीजेपी की तैयारी, हर बूथ पर नमो मित्र बनाए जाएंगे, हर बूथ पर होंगे नमो वॉरियर्स। मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार, नमो मित्र नमो वॉरियर्स करेंगे प्रचार। यही नहीं, बीजेपी ने हर बूथ पर 60% वोट हासिल करने का लक्ष्य भी रखा है। हर बूथ मोदी बूथ का अभियान प्रारंभ किया, जिसमें नमो वॉरियर जैसे विषय भी अपने आप आएंगे। हर मतदान केंद्र पर भाजपा के पक्ष में 60% मत की योजना के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और बूथ प्रबंधन का जो विशिष्ट कार्य भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने किया है, जिसकी सारे देश की भाजपा का अनुसरण किया है, ये सब उपलब्धियां तो मोदी जी की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी के बूथ प्रबंधन पे देवदुल्लो कार्यकर्ता का श्रम और हर बूथ मोदी बूथ की योजना के आधार पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जन विश्वास अर्जित करेगी। उधर बीजेपी के प्लान पर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी केवल चुनाव जीतने के लिए रणनीति बनाती है, लेकिन लोगों का विकास कैसे हो इस पर ध्यान नहीं देती। कृपा करें, इस देश पर सबके हाथ में रोजगार दें, सबके हाथ में काम दें, सबके घरों में रोशनी दें, सबके घरों में पानी दें। ये काम करें वो,
इसकी चर्चा करते नहीं है। नमो बैरियर बनाएंगे और ये करेंगे तो अच्छी बात है, बनाओ, पूरी 100% वोट रख लो आप अपनी जेब में, फिर बताओ कि कब तक लोगों के हाथ में काम दे दोगे। चुनाव की जीत के लिए रणनीति बनानी पड़ती है और इस काम में बीजेपी माहिर है। विधानसभा चुनाव के बाद से बीजेपी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता मायूस हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की है। बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतने की रणनीति बना रही है। बात नारे की हो या फिर जमीन में समीकरण की, माइक्रो मैनेजमेंट के लिए मशहूर बीजेपी 400 पार का सपना पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। लखनऊ से दिल्ली तक और राम मंदिर से लोकसभा चुनाव तक महामंथन से 24 का विजय अमृत निकल रहा है और नया नारा दिया जा रहा है, अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मिशन मोड में अपनी तैयारी शुरू कर दी है और लक्ष्य रखा है 400 से ज्यादा सीट जीतने का। इसके साथ साथ बीजेपी ने अपने लिए नया स्लोगन भी तैयार कर लिया है और वो स्लोगन होगा, अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। यानी कि इस बार 400 से ज्यादा सीट जीतने का लक्ष्य बीजेपी अपने लिए रखकर चल रही है। अयोध्या से चुनावी शंखनाद हो चुका है। पीएम मोदी खुद विजयी उद्घोष कर चुके हैं और अब जो नारा आया है वो विपक्ष को परेशान करने के लिए काफी है, क्योंकि 22 जनवरी ही वो तारीख है जब रामलला अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे और बीजेपी तीसरी बार मोदी को दिल्ली की गद्दी पर बैठाने का प्रण लेगी, क्योंकि 14 जनवरी से अयोध्या में विशेष अभियान चलाया जाएगा। 22 जनवरी को बीजेपी दिवाली मनाने की तैयारी कर रही है। राम भक्तों को फ्री में ट्रेन से रामलला के दर्शन कराएगी बीजेपी। अयोध्या के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। 25 जनवरी से 25 मार्च तक बीजेपी मुहिम चलाएगी। यानी जिस राम मंदिर के मुद्दे ने बीजेपी को फर्श से अर्श पर पहुंचाया, अब वही मुद्दा 24 में फिर से हिट होने वाला है और अब की बार 400 पार का नारा देकर बीजेपी एक बार फिर चुनावी संग्राम में उतरने जा रही है। हमने अपने काम के दम पर जो हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों में काम किया है, उस काम के आधार पर हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और सभी राजनीतिक दल के नाते एक हम ऐसा सोचते हैं कि हम सब जगह लड़ रहे हैं, सब जगह हमें जीतना है, लेकिन हमें अपनी बात कहनी है। अपने काम के आधार पर, अपने मोदी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, उसके आधार पर हम लोगों से जनादेश भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। राम मंदिर से शुरू हुई इस चुनावी यात्रा में पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ रैली भी होने वाली है। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ एक बार फिर डिमांड में रहने वाले हैं और चुनावी मंच से जो आवाज उठेगी वो 100 करोड़ सनातनियों को एकजुट करने के लिए खास होगी। इसके लिए 22 जनवरी के बाद पीएम मोदी की रैली होगी। देश भर में पीएम मोदी चुनावी रैली करेंगे। सीएम योगी काफी डिमांड में रहने वाले हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा भी जनसभा करेंगे। क्लस्टर वाइज बीजेपी के नेताओं का दौरा होगा। यानी एक तरफ विपक्षी पार्टियां अब तक सीट शेयरिंग में उलझी हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी चुनावी अभियान से चुनावी परिणाम तक की तैयारी कर चुकी है और अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार का नारा दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भले ही श्रीमद् भागवत गीता वेदव्यास जी ने, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी हो, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं जिन्होंने उल्टे शब्दों में श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों को 3.5 दिन में और रामचरितमानस को 1 महीने में लिख डाला, जिसे आमतौर पर सीधे नहीं, सिर्फ मिरर में या फिर लाइट के साथ दूसरे पन्नों पर पढ़ा जा सकता है। आखिर क्या है ये, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या आपने कभी किसी को उल्टे अक्षरों में किताबें लिखते हुए देखा है? जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं होगा।
आपने हर एक शख्स को आमतौर पर सीधे अक्षर में लिखते हुए ही देखा होगा, लेकिन आज जिस इंसान से हम आपको मिलाने जा रहे हैं उसके पास आम लोगों के जैसे सीधे लिखने से ज्यादा गति उल्टे अक्षरों को लिखने का अलग और अद्भुत हुनर है। यह हुनर है मिरर राइटिंग का। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यह शख्स शब्दों को उल्टा लिख रहा है, जिसे ऐसे पढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये शब्द मिरर में सीधे दिखाई दे रहे हैं, जिनको बड़े ही आसानी से पढ़ा जा सकता है। शब्दों का यह कारीगर मंडला जिले के श्रीराम वार्ड में रहने वाले अखिलेश उर्फ बिल्लू अग्रवाल हैं। अखिलेश पेशे से एक व्यापारी हैं, जिन्होंने ईश्वर से मिले इस हुनर से बहुत सी किताबों को उल्टे शब्दों में लिखा है। पिछले कई सालों से अखिलेश अपनी इस कला को पन्नों पर उकेर रहे हैं। अपनी इस कला के कारण अखिलेश अब तक श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय को सिर्फ 3.5 दिन में और रामायण को 1 महीने में, इसके अलावा और भी कई कहानियों चुटकुलों को लिखा है। इसके साथ ही अब वह हनुमान चालीसा को लिख रहे हैं। अखिलेश बताते हैं कि इस विधा की शुरुआत एक मेले से की थी, जहां मेले पर आए एक स्टॉल पर 5 शब्द उल्टे अक्षरों में लिखने पर 1 रुपए के 2 रुपए मिलने का दावा किया जाता था। बस क्या था, 1 रुपए के बदले 2 रुपए हासिल करने के लिए फटाफट 5 नाम उल्टे लिखना सीख लिया। ये एक इंसिडेंट हुआ था 90 के दशक पे, जहां 1 मिनट में 5 नाम लिखने थे और आयोजकों की कुछ बातों से मुझे इसकी प्रेरणा मिली और मैंने लगातार लिखना चालू किया। और जब मैं घर वालों की प्रेरणा से मैंने कुछ ग्रंथों की तरफ ध्यान दिया, तो मैंने रामायण लिखा, जिसमें मुझे लगभग 1 माह का समय लगा। भगवत गीता मैंने लिखा और लगातार जो है इसकी लिखने की प्रैक्टिस मेरी जारी है आज भी। अखिलेश की इस कला को देख उनकी पत्नी भी हैरान है और काफी खुश भी है। यह इनके पास एक विशेष कला है जो हम सबके पास नहीं है। वो ये कि जैसा हम सीधा लिखते हैं तो ये वैसा ही उतने ही फ्लो में उल्टा लिखते हैं और उसको हम मिरर में ही देख पाते हैं। साधारण समझने में परेशानी होती है और ये एक विशेष बात है, यानी साधारण हम भी प्रयास करें तो नहीं कर पाते हैं। अखिलेश का ये खास गुण वास्तव में काबिले तारीफ है, जिसको उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से और निखारा है। अखिलेश अब चाहते हैं कि उनकी इस रामायण और भागवत गीता को अयोध्या के मंदिर में जगह मिले। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18, मंडला। रामलला विराजमान होने वाले हैं। इस पल को लेकर पूरे देश में उत्साह है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कैसे प्रयागराज की एक बेटी ने बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई पर लहरा दिया राम मंदिर का ध्वज। तेरह 13,000 फीट की ऊंचाई पर जय श्री राम। देखिए इन तस्वीरों को। इस लड़की ने 13,000 फीट की ऊंचाई से स्काई जंप किया और इसके हाथ में था राम मंदिर का झंडा। रामलला की जन्मस्थली अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के भव्य मंदिर का उद्घाटन होना है। इसी आयोजन के सम्मान में प्रयागराज की अनामिका ने राम मंदिर का झंडा लेकर आसमान से 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर बड़ा कीर्तिमान बनाया है। देखिए प्रयागराज की ये बेटी अनामिका थाईलैंड में एयरपोर्ट पर पहुंची। उसके हाथ में राम मंदिर का झंडा था। यहां से वो छोटे प्लेन में सवार हुई। देखिए प्लेन के अंदर की ये तस्वीरें। इसके चेहरे पर ना कोई डर था और ना ही कोई संकोच। वो बेहद खुश दिखाई दे रही थी।
इस बेटी का आत्मविश्वास देखकर प्लेन में सवार सभी ट्रेनर भी हैरान थे। देखिए, प्लेन जैसे ही 13,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, इस अनामिका ने प्लेन से जंप लगा दी। कैमरे में हर पल रिकॉर्ड होता रहा। अनामिका के हाथ में राम मंदिर का झंडा था, जो 13,000 फीट की ऊंचाई पर लहरा रहा था। इस तस्वीर को जिसने भी देखा वो जय श्री राम बोल उठा। राम मंदिर का झंडा लेकर बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर अनामिका शर्मा ने बड़ा संदेश दिया है। अनामिका प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बहुत उत्साहित है। उन्होंने भगवान श्री राम को अपने तरीके से सम्मान दिया है। उनका कहना है कि प्रभु श्री राम के कारण ही ये संभव हो पाया है। अनामिका ने कहा कि स्काई डाइविंग का क्रेज इस समय बहुत ज्यादा है, लेकिन ये अगर यूपी में भी हो तो लड़कियां और सभी युवा ये हैरत अंगेज खेल कर सकते हैं। स्काई डाइविंग के क्षेत्र में अनामिका के नाम कई कीर्तिमान भी हैं। अनामिका के पिता अजय कुमार सेना से रिटायर हैं और वो भी स्काई डाइविंग करते हैं। बेटी भी अपने पिता से प्रभावित होकर बचपन से ही स्काई डाइविंग करती आ रही है। छोटी सी उम्र में अनामिका कई बार स्काई डाइविंग कर चुकी है। अनामिका के माता पिता का कहना है उन्हें उनकी बेटी पर गर्व है। भगवान श्री राम के आशीर्वाद से ये सब संभव हुआ है और उसने 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर ये कीर्तिमान स्थापित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।